हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनामिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो एंट्रोपी के थ्योरी टॉपिक्स थे वो कवर किए थे। आज हम देखेंगे एंट्रोपी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वाटर फ्लो थ्रू अ टरबाइन इन विच फ्रिक्शन कॉजेस द वाटर टेम्परेचर राइज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। इफ देयर इज नो heat transfer, how much does the entropy of water change in passing through turbine? Water is incompressible and process can be taken as constant volume. Okay, तो चलिए एक बार टरबाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, टरबाइन के बारे में हम लोगों ने जो हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वाला वीडियो था उसमें एक बार डिस्कस किया था, यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, टरबाइन में जो प्रोसेस जनरली होता है वो आइसेंट्रोपिक टरबाइन होता है, हम जानते हैं, यानी कि जो टरबाइन रहता है उसकी बाउंड्री के अक्रॉस कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो वही क्वेश्चन भी बोल रहा है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। तो नॉन हीट ट्रांसफर का मतलब ये है कि जो हीट है वो टरबाइन को की बॉडी को क्रॉस करके बाहर सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही, यानी कि इसको बोल सकता हूं हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ओके। नाउ यहां जो वाटर टरबाइन है ये इट इज नॉट अ स्टीम टरबाइन। वाटर टरबाइन में जो वाटर इंटर कर रहा है, ठीक है, ये वाटर इनकम्प्रेसिबल है बोल रहा है। ठीक है, तो वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, दैट्स व्हाई इस प्रोसेस के दौरान ये बोला जा रहा है कि जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट, और ये जो प्रोसेस है उसको हम एक कांस्टेंट वॉल्यूम की तरह ट्रीट करेंगे। ये इस क्वेश्चन में बोला है, v इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, नाउ जो वाटर था उसका इनलेट इनिशियल टेम्परेचर था आपका T1 इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, और ये बढ़ के हो गया T2 इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये जो टेम्परेचर राइज हुआ है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है टरबाइन में उसके कारण ये टेम्परेचर राइज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा फ्लूइड है दैट इज अवर सिस्टम, उसकी एंट्रोपी है जो है वो चेंज हुई है, और उसी एंट्रोपी में चेंज को हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज इन entropy, that is del S will be equal to integration from T1 to T2 of dq by T. Now ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, that's why dq will be equal to mcv dt. Okay, this will be the value. Now यहाँ पर हम लोगों को देख सकते हैं क्वेश्चन में जो मास है वो नहीं गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर पर यूनिट मास निकालेंगे, that is q per kg it will be equal to cv dt. okay, now यहां डेल एस निकालना है हमको, चेंज इन एंट्रोपी, सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 है आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ मैं बताया था आपको जो टेम्परेचर होता है जिसके थ्रू हम एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं, कभी भी याद रखना है हमको टेम्परेचर हमको हमेशा यहाँ पर केल्विन में पुट करना होता है। ठीक है, सो दिस विल बी 35 प्लस 273 एंड दिस विल बी T2 दैट इज 37 प्लस 273। ओके, CV dt बाई T। नाउ वाटर जो है दैट इज लिक्विड। लिक्विड के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, दोनों में सेम होती है। ठीक है, तो जो लिक्विड है दैट इज आवर वाटर, वाटर के लिए Cp इक्वल टू हम जानते हैं 4.187 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। ओके, तो Cp इक्वल टू Cv होगा कभी भी लिक्विड्स के केस में, सॉलिड्स के केस में Cp और Cv की वैल्यू डिफरेंट होती है इन केस ऑफ गैसेस, बट लिक्विड और सॉलिड के केस में इनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डेल एस इक्वल टू इंटीग्रेशन Cv दैट इज 4.187 into dt by T from 308 Kelvin to 310 Kelvin. ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा डेल एस इक्वल टू Cv दैट इज 4.187 नेचुरल लॉग ऑफ T from 308 from to 310. So there will be change in entropy of 0.027 kilojoule per kg Kelvin. Okay, so this is the change in entropy of the water. तो इस क्वेश्चन में देखा हमने दैट जो वाटर है उसकी एंट्रोपी चेंज हो रही है एंड दैट इज इक्वल टू डेल एस इक्वल टू हमारा मिला हमको 0.027
किलो जूल्स पर केजी केल्विन, इतना हमको एंट्रोपी चेंज मिला वाटर का। और मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में जो टरबाइन दिया गया है वो टरबाइन जो है सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि जो Q सराउंडिंग है, Q सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 है। तो जो सराउंडिंग है क्योंकि उसके साथ कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग विल बी इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगर मैं निकालना चाहूं यहां पर एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स बोलना चाहूं तो ये होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। नाउ एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग 0 है, सो दैट्स व्हाई एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स विल बी इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ आवर सिस्टम दैट इज ऑफ वाटर is equal to 0.027. so यहां बोल सकता हूं एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स will be equal to 0.027. okay, so this was our answer. so अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 kg of ice at -5 degrees Celsius is exposed to atmosphere at 20 degrees Celsius. The ice melts and comes to thermal equilibrium with atmosphere. Determine the entropy increase of universe. What is the minimum amount of work necessary to convert water back into ice at -5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारे पास 1 kg ऑफ आइस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। तो जितने डेटा है हमको लिखते जाते हैं। गिवन है हमको इनिशियली जो आइस है हमारे पास 1 kg ऑफ आइस था, 1 kg ऑफ आइस, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग 1 kg ऑफ वाटर में। बेसिकली यहाँ पर इसका कन्वर्जन हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 1 kg ऑफ वाटर में। ठीक है, इनिशियली इसका जो टेम्परेचर है T1 दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन लिखूं तो 268 केल्विन इसका इनिशियल टेम्परेचर है। नाउ ये एक एटमॉस्फेयर में इसको एक्सपोज कर दिया गया, और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में लिखा जाए तो 293 केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ ये तब तक हीट एक्सचेंज करेगा उसके साथ जब तक कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। ठीक है, हम जानते हैं, हमने एक केस पढ़ा हुआ है दैट इज हीट एक्सचेंज बिटवीन अ फाइनाइट बॉडी एंड अ TER। एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक इनफाइनाइट साइज का होता है, सो उसमें हम कितनी भी हीट विड्रॉ कर लें या फिर उसमें कितनी भी हीट हम रिजेक्ट कर दें, दोनों केसेस में उसका टेम्परेचर जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो बॉडी है ये किससे हीट लेगी, ये एटमॉस्फेयर से हीट लेगी और कन्वर्ट हो जाएगी 1 kg ऑफ वाटर में। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इस फाइनाइट बॉडी का टेम्परेचर इस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता, तब आएगा हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम का स्टेट और वहां पर ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जो फाइनल टेम्परेचर है आइस का आफ्टर मेल्टिंग इनटू 1 kg ऑफ वाटर वो होगा equal to the temperature of atmosphere, that is T2 will be equal to T finite in case of the thermal equilibrium, and it will be equal to 290 Kelvin. Okay, so this is the final temperature. So हमारा 1 kg of ice convert हो रहा है 268 Kelvin से 290 Kelvin तक की। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 kg ऑफ वाटर है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में पूछा है हमको कि फर्स्ट ऑफ ऑल कितना एंट्रोपी चेंज होगा यूनिवर्स का। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आइस है वो इनिशियली कौन से स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में। तो जब भी फेज कन्वर्जन होता है तो फेज कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं होता, वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा इसको समझते हैं। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं अभी टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। इनिशियली हमारा जो आइस है वो है T1 इक्वल टू 268 केल्विन पे, इसकी कोई एंट्रोपी होगी, लेट अस से इसकी एंट्रोपी इनिशियली कितनी है, S1 है। नाउ ये सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर से ये हीट गेन कर रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते 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 पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पे। सो लेट अस से दिस इज टेम्परेचर T2 एंड T2 इज इक्वल टू 273 केल्विन। हम जानते हैं जो आइस होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है तो इस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा इस समय दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो आइस फॉर्म होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 273 केल्विन पे आइस फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये आइस फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझते हैं, या कोई भी चीज का फेस चेंज कैसे होता है इसको समझते हैं। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर गिवन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 333.33 किलो जूल पर केजी
यहां पर गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.093 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये दो डेटास आपको गिवन है। अब इन दो चीजों को आपको समझना जरूरी है। देखिए जो हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है सेंसिबल हीट ट्रांसफर और एक होता है लेटेंट हीट ट्रांसफर। ठीक है, सेंसिबल हीट ट्रांसफर एंड लेटेंट हीट ट्रांसफर, सेंसिबल हीट ट्रांसफर एंड लेटेंट हीट ट्रांसफर। अब सेंसिबल नाम से पता चल रहा है कि जिसको मैं सेंस कर सकता हूं उसको सेंसिबल बोलते हैं, और जिसका मुझे पता नहीं चलता है लेकिन वो हो रहा होता है उसको हम लेटेंट बोलते हैं। ये आसान भाषा में इसको समझने का तरीका है। अब सेंसिबल हीट ट्रांसफर क्या होता है? हम जब किसी चीज को सेंस करेंगे, यानी हीट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, यानी बॉडी हीट हो रही है या कूल हो रही है, ये कैसे पता चलता है? ये उसके टेम्परेचर चेंज से पता चलता है। तो अगर किसी बॉडी में टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा इन पर्टिकुलर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं बोलूंगा कि वो हीट ट्रांसफर कैसा है, वो सेंसिबल हीट ट्रांसफर है। यानी कि यहां पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर यहां पर होता है। लेटेंट हीट ट्रांसफर क्या होता है? देखिए अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी या कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस अपना फेस चेंज करना जब चाहता है, ठीक है, यानी कि जब वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाना चाहता है, या सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना चाहता है, या लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट यानी कि गैसियस स्टेट में जाना चाहता है, तो उस केस में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट होती है जो रिक्वायर्ड होती है टू जस्ट कॉज अ फेस चेंज। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कॉज फेस चेंज, फेस चेंज। ठीक है, और सेंसिबल हीट क्या होता है? सेंसिबल हीट में बताया आपको पता चलता है चेंज इन टेम्परेचर। सो मैं यहां ये बोल सकता हूं दैट सेंसिबल हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कॉज चेंज इन टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू कॉज चेंज इन टेम्परेचर। तो दोनों में डिफरेंस ही क्या है? सेंसिबल हीट जो है दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कॉज अ चेंज इन टेम्परेचर, एंड लेटेंट हीट ट्रांसफर दैट इज लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कॉज चेंज इन फेज, चेंज इन फेज। यानी कि लिक्विड है तो उसको सॉलिड में, या सॉलिड है तो उसको लिक्विड में, लिक्विड है तो उसको गैस में, या गैस है तो उसको लिक्विड में लाने के लिए जितना हम लोगों को हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज द लेटेंट हीट। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई, जैसे मैं जानता हूं आइस का जो फॉर्मेशन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है अगर, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए हम लोग जानते हैं। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो उस केस में टेम्परेचर होना चाहिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकता हूं 273 केल्विन, इतना टेम्परेचर यहां पर होना चाहिए। मगर अगर मैं कहूं कि वाटर का टेम्परेचर, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सॉरी, वाटर का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है और आइस का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर 20 डिग्री सेल्सियस से सीधा यहाँ पर -5 डिग्री सेल्सियस के आइस में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये स्टेप वाइज प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस कैसा होगा इसको समझना है। ये यहाँ पर ऐसा होगा कि वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेम्परेचर तक पहुंचेगा जिस टेम्परेचर पे आइस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर कन्वर्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है ये कन्वर्ट होगा नेक्स्ट स्टेप में 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा। देन उसके बाद ये जो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर अब हो चुका है, यानी कि अब हमारा जो वाटर है वो तैयार है आइस में कन्वर्ट होने के लिए, तो इस पर्टिकुलर केस में आएगा लेटेंट हीट ट्रांसफर। आप देख सकते हैं पहले वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे था, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा है, मतलब जो वाटर है वाटर से कुछ हीट हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ हीट हमने विड्रॉ किया किससे? वाटर से, तो वाटर का जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो गया अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। सो दिस वाज द हीट रिक्वायर्ड टू कॉज अ टेम्परेचर चेंज। तो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आने में जितना हीट विड्रॉ किया गया दैट वाज सेंसिबल हीट, दैट वाज सेंसिबल हीट। ठीक है, नाउ अब मैं इसका फेज चेंज करना चाहता हूं, यानी कि अब वो टेम्परेचर मुझे मिल चुका है जिस टेम्परेचर पे मैं जानता हूं आइस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आइस सॉलिड है तो डेफिनेटली यहां फेज चेंज होना चाहिए। सो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर को मुझे यहां कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में, यानी कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट मुझे विड्रॉ करनी है जिससे फेज चेंज होगा। तो ये जो हीट है इसी को कहते हैं हम लेटेंट हीट, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। ओके, सो लेटेंट हीट की जो भी वैल्यू है अगर वो मैं यहां पर विड्रॉ कर लूंगा
तो यहां पर फेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो लेटेंट हीट दैट इज QFG, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर अगर एंथैल्पी के टर्म में लिखूं तो HFG दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। नाउ अगर mkg ऑफ मास हमारे पास है, ठीक है, अगर हमारे पास mkg ऑफ मास है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मास की वैल्यू 1 kg है, अगर mkg ऑफ मास है तो QFG will be equal to m into HFG, where HFG is the enthalpy of fusion and m is the mass. Okay, so total हमको कितना latent heat withdraw करना पड़ेगा, that is QFG. इसको आप चाहो तो QL भी लिख सकते हो, L for latent. Okay, so QL or we can say QFG will be equal to m into HFG. ये वैल्यू होती है latent heat की, ठीक है। so इतनी latent heat में इसे withdraw करूंगा तो ये यहाँ पर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद इसको कहा जाना है, इसको जाना है 5 डिग्री सेल्सियस तक। सो फिर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस तक ये जा रहा है। सो फिर हम लोगों को इससे और हीट निकालनी होगी, ठीक है। ये जो हीट होगी ये फिर से सेंसिबल हीट होगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर साइकिल को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली मैंने देखा जो वाटर था दैट वाज सॉरी जो आइस था दैट वाज एट 268 केल्विन। अब ये हीट गेन कर रहा है इस केस में, जो मैंने वो प्रोसेस बताया वो प्रोसेस था आपका वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मुझे आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो उस केस में ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। अब कैसे होगा इस केस में? इस केस में होगा जो आइस है दैट इज एट -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको अगर मैं हीट दे देता हूं सम सॉर्ट ऑफ सेंसिबल हीट, लेट अस से QS1, इतना हीट में इसको देता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पर, ये जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब फेस चेंज होना है यहां पर आइस का वाटर में, तो यहां पर जैसा स्टेप्स यहां हुए थे जब मैं वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहा था, वैसा ही तब होगा जब मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये हीट अब इसको देनी पड़ेगी, मैंने इसको कुछ सेंसिबल हीट दे दी तो इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस ये चला गया 0 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, नाउ अब इसका फेस चेंज करना है अगेन। अब 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस जो है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस उस पे कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर पे, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ बट फेस चेंज हुआ, तो यहां पर हमने क्या दिया, हमने दिया इसे लेटेंट हीट QL, ठीक है। देन 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर कन्वर्ट होगा 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। यहां पर फिर से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो आई हैव टू सप्लाई सम सेंसिबल हीट दैट इज QS2। तो इस तरह से जो हमारा प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा, और हमको इसका रिवर्स भी यहां पर करना है। तो हमने दोनों स्टेप्स देख लिए कि किस तरह से लिक्विड को मैं सॉलिड में यानी कि वाटर को आइस में या फिर आइस को वाटर में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। अब उस चीज को मैं यहां पर TS डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। सो यहां पर 268 केल्विन ऑफ आइस को मैंने यहाँ पर 273 केल्विन ऑफ आइस में कन्वर्ट किया। देन यहाँ पर लेटेंट हीट होगा यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक, लेकिन फेस चेंज हो जाएगा। सो ये आ गया, लेट अस से दिस इज स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3। स्टेट नंबर 2 से 3 जो प्रोसेस है, प्रोसेस 2 to 3 जो प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर फेस चेंज हो गया, ठीक है। अब स्टेट नंबर 2 पे क्या था, आइस है, और स्टेट नंबर 3 पे हमारे पास वाटर है, ठीक है। नाउ अब वाटर को फर्दर हीट करके मैं ले जाऊंगा एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू T इक्वल टू ये है यहाँ पर 293 केल्विन। स्टेट नंबर 2 का टेम्परेचर 273, स्टेट नंबर 3 का भी T3 इक्वल टू हो गया 273 एंड दिस विल बी T4 इक्वल टू 293। तो ये हमारा टोटल प्रोसेस हो गया। अब हम जानते हैं एरिया अंडर TS डायग्राम, दिस एरिया will be equal to the heat transfer during the process. This will be equal to heat transferred during the process. Okay, तो यहां इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं जैसा कि वहां पर हमने किया है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस विल बी लेट अस से दिस विल बी QS1, दिस विल बी QS2। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, सेंसिबल हीट है, और बीच वाला है QL दैट इज लेटेंट हीट। सो Q विल बी इक्वल टू QS1 प्लस QL प्लस QS2, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकाल के जोड़ दूंगा मैं तो मुझे मिल जाएगा टोटल हीट ट्रांसफर। तो इनकी वैल्यू निकालते हैं। QS1 दैट इज द सेंसिबल हीट
फ्रॉम दी टेम्परेचर T1 टू T2, ये हो जाएगा mc T2 माइनस T1। ओके, देन लेटेंट हीट हो जाएगा Q इंटू HFG। हमको क्वेश्चन में HFG दिया हुआ है किसका, आइस का, ठीक है। सो दिस विल बी HFG ऑफ आइस प्लस ये होगा m इंटू C हो जाएगा T4 माइनस T3, ठीक है। सो दिस इज QS1 दैट इज mc T2 minus T1, then m into HFG of ice, this is the latent heat, and then mc T4 minus T3, ये है आपका QS2, ठीक है। अब यहाँ पर मास जो है आइस का गिवन है हमको, मास ऑफ आइस दैट इज 1 kg, Cp ऑफ आइस या C ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आपको गिवन है 2.093 किलो जूल पर kg केल्विन। देन जो लेटेंट हीट है HFG दैट इज गिवन 333.3 किलो जूल्स पर kg। ओके, देन हमको ये पता है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है दैट इज C ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 4.187 किलो जूल पर kg केल्विन। ओके, सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। हमको T1, हमको T2, T3, T4 सारी वैल्यूज पता है। T1 है हमारे पास 268, T2 है 273, T3 है 273 केल्विन, देन T4 है 293 केल्विन। सॉल्व कर लेते हैं सारी वैल्यूज पुट करके इसको। तो Q इक्वल टू होगा 1 इंटू C ऑफ आइस दैट इज 2.093 इंटू T2 दैट इज 273 माइनस 268 प्लस 1 इंटू HFG that is 333.3 plus m that is 1 into C of water that is 4.187 into T4 that is 293 minus T3 that is 273। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू। सो टोटल हीट ट्रांसफर यहां पर आ रहा है 427.505 किलो जूल्स। ओके, इतना हमारे पास टोटल हीट ट्रांसफर आ रहा है। तो जो आइस है, आइस दैट इज 1 kg ऑफ आइस, इसमें एटमोस्फियर से, एटमोस्फियर विच इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितनी हीट आई, ये यहां पर हीट आ रही है Q इज इक्वल टू 427.505, इतनी हीट यहां पर टोटल आई है, ठीक है। नाउ अलग अलग स्टेज में आई है ये हीट जो है, ठीक है। सेंसिबल हीट दो जगह आई है हमारे पास और एक जगह लेटेंट हीट आई है, ठीक है। सो अब इसका हम लोग निकालते हैं एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज, अब एंट्रोपी चेंज किसका निकालना है, हमको निकालना है एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। डेल एस यूनिवर्स होता है डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग के साथ यहाँ दैट इज एटमोस्फियर, इसके साथ हमारा हीट इंटरेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर जो है एंट्रोपी चेंज हो गया एटमोस्फियर का भी और सिस्टम का भी, ठीक है। सो सबसे निकाल लेते हैं हम एंट्रोपी चेंज ऑफ दी सराउंडिंग और वी कैन से एटमोस्फियर, ठीक है। अब जो एटमोस्फियर है वो है आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, और मैंने बताया थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के लिए एंट्रोपी चेंज होता है Q/T, किसी भी TER के लिए होता है Q/T, दैट इज अवर एंट्रोपी चेंज। तो यहाँ जो हीट है वो विड्रॉ की गई है एटमोस्फियर से, यानी कि अगर मैं एटमोस्फियर की बात करता हूं तो Q जो है दैट इज निगेटिव। जब भी कोई भी किसी भी चीज से जब हीट निकाली जाती है, यानी कि हीट वहां से रिजेक्ट हो रही होती है, उस केस में उसका हम निगेटिव लेते हैं, और हीट जब ऐड हो रही होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। एटमोस्फियर ने हीट रिजेक्ट करी है इतनी जो कि आइस में आई है, दैट्स व्हाई फॉर एटमोस्फियर इट विल बी माइनस 427.505, एंड जो टेम्परेचर है इस थर्मल एनर्जी रिजर्वायर दैट इज अवर एटमोस्फियर, उसका टेम्परेचर है 293 केल्विन, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 293 केल्विन। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग यहां पर आ रहा है माइनस 1.459 किलो जूल्स पर केजी, सॉरी किलो जूल्स पर केल्विन। ओके, दिस इज एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। नाउ जो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम है हमारा दैट इज आइस, उसको निकालना है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम निकालना है। अब यहां पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो
हमारा प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में हुआ है, पहले सेंसिबल हीट ऐड हुई है, देन लेटेंट हीट, देन अगेन सेंसिबल हीट। तो यहाँ पर हमको एंट्रोपी चेंज भी 3 अलग स्टेज के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। सो लेट अस से दिस इज del S1, दिस इज del S2 एंड दिस इज del S3। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो del S1 है प्लस del S2 एंड del S3, इसकी वैल्यूज निकालते हैं। जो प्रोसेस का नेचर है उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ठीक है, यहां पर जो पहला प्रोसेस मिल रहा है दैट इज 1 to 2। ये जो प्रोसेस मिल रहा है हमको 1 to 2 प्रोसेस में, यहां पर देख सकते हैं जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। सिमिलरली जो 3 to 4 है वहां भी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो आइस है वो हमेशा एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है। तो जो इंटायर प्रोसेस है 1 2 3 4, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम लोग हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक, अगेन जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें लेटेंट हीट हम लोग एंड यहाँ पर हीट ट्रांसफर देख पा रहे हैं लेटेंट हीट का, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसमें टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा del S1। del S1 मैंने बताया आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे सेंसिबल हीट एक्सचेंज हो रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू mCp ln T2 by T1। ये कैसे आएगा? ये आएगा आपका ds इक्वल टू dq by t का इंटीग्रेशन करके फ्रॉम T1 टू T2। ओके, इसको अगर आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं, चाहे तो इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, सो ये मिल गया हमको। m की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 1, cp किसका होगा? जो प्रोसेस 1 to 2 है, 1 to 2 में यहाँ पर हमारे पास है आइस। ये क्या है? ये है आइस। ठीक है, और आइस के लिए हमको cp दिया हुआ है 2.093। 2.093, this is the value of specific heat ln T2 that is 273 upon T1 that is 268। okay, so this will be del S1। सॉल्व करते हैं इसको। तो चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है del S1 इक्वल टू 0.0386 किलो जूल पर केल्विन। ओके, नाउ del S2 निकालते हैं। del S2 दैट इज द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन प्रोसेस। फेज चेंज यहां पर हो रहा है वहां पर का है। ठीक है, तो किसी भी फेज चेंज प्रोसेस के लिए, फॉर एनी फेज चेंज प्रोसेस यानी कि जहां पर लेटेंट हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, हम जानते हैं वहां सिर्फ क्या होता है, लेटेंट हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक, तो उस केस में चेंज इन एंट्रोपी होता है ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय द टेम्परेचर। सो दिस इज द हीट दैट इज लेटेंट हीट, जिसके कारण फेज चेंज हो रहा है, और जिस टेम्परेचर पे ये फेज चेंज हो रहा है ये वो टेम्परेचर है इन केल्विन्स। ओके, तो यहां पर हम del S2 निकाल लेंगे इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए। सो QFG हो जाएगा m इंटू HFG डिवाइडेड बाई T। ओके, m की वैल्यू है 1, HFG क्वेश्चन में हमको गिवन है 333.3 डिवाइड बाय टेम्परेचर दैट इज 273 केल्विन। सॉल्व करते हैं इसको। सो चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है del S2 इक्वल टू 1.22 किलो जूल पर केल्विन। ओके, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस। देन निकाल लेते हैं हम लोग del S3 इक्वल टू mc ln T4 by T3। ठीक है, जो स्टेट नंबर 3 से स्टेट नंबर 4 है वहां पर सेंसिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम T3 टू T4 dq by T। यहाँ dq क्या हो जाएगी? mCp dt। ओके, सो यहां पर से भी हमको सेम मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp। ठीक, वैल्यूज हमको पता है 1 इंटू Cp। अब यहाँ पर जो स्टेट नंबर 3 से स्टेट नंबर 4 जा रहे हैं वहां पर हमारे पास वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट हम जानते हैं 4.187 इंटू ln T4 दैट इज 293 डिवाइड बाई 273। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। सो चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है यहाँ पर del S3 इक्वल टू 0.296 किलो जूल्स पर केल्विन। ओके, सो टोटल जो चेंज इन एंट्रोपी हुआ हमारे पास आइस का, सो del S विल बी इक्वल टू del S1 प्लस del S2 प्लस del S3, तीनों वैल्यू को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, हो जाएगा 0.0386 प्लस 1.22 प्लस 0.296, सभी को हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम स्टेट नंबर 1 to 4 आ रहा है 1.5546 किलो जूल पर केल्विन।
Okay, so this is the total change in entropy and this is our system, so this is the change in entropy of the system. Now हमको निकालना है change in entropy of the universe, ठीक है. so change in entropy of the universe के लिए हमारे पास del S system आ गया है. del S system is equal to 1.5546. so दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाएगा del S यूनिवर्स. del S यूनिवर्स होता है आपके पास del S सिस्टम प्लस del S सराउंडिंग, दैट इज 1.5546. देन जो del S यूनिवर्स है वो नेगेटिव है, सो माइनस 1.459. सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा del S यूनिवर्स इक्वल टू 0.0956. दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन किलोजूल पर केल्विन. सो नेक्स्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा है व्हाट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क नेसेसरी टू कन्वर्ट द वाटर बैक इनटू आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देखिए अब जो वाटर है हमारे पास वो 20 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है. 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है हमारे पास, ठीक है. इसको वापस कन्वर्ट करना है हमको -5 डिग्री सेल्सियस आइस में. अब हमारा जो एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर अब है 20 डिग्री सेल्सियस पे. अब यहां पर देख रहे हैं हम लोग वाटर जो कि अब 20 डिग्री सेल्सियस पे और एटमोस्फियर भी 20 डिग्री सेल्सियस पे इनिशियली है. तो इनिशियली दोनों जो हमारे पास है दैट इज एटमोस्फियर एंड वाटर, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है. अब अगर मैं ऐसे हीट विड्रॉ करता हूं वाटर से तो मुझे कितनी हीट विड्रॉ करनी पड़ेगी? मुझे उतनी ही हीट विड्रॉ करनी पड़ेगी अब जितनी हीट मैंने इसमें ऐड की थी टू कन्वर्ट दी -5 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस इनटू 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. और क्यू था मेरे पास 427.505 किलो जूल्स. इतना हीट मैंने इसमें ऐड किया था आइस में, तब जाकर ये जो वाटर में कन्वर्ट हुआ था. तो इतना हीट अगर मैं इससे निकाल लूं तो ये वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. बट यहाँ एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो वाटर है जब ये कूल होगा, यानी कि जब ये आइस में कन्वर्ट होगा, इसका टेम्परेचर लेट अस से 18 हो जाता है एट अ पर्टिकुलर टाइम. सो यहां हम देख सकते हैं अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां पर वाटर का टेम्परेचर हो गया लेट अस से 18 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो ये रहा है कि हीट को हमको लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर फ्लो कराना पड़ेगा, ठीक है. और ये अपने आप नहीं हो सकता एज पर दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो यहां पर हमको लगाना पड़ेगा एक रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इस प्रोसेस के दौरान जो हीट निकल रही है या जो हीट निकाली जानी चाहिए वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा किससे? इस वाटर से. वाटर से ये Q क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट इज Q इक्वल टू 427.505 किलो जूल्स. इतनी हीट ये एक्सट्रैक्ट करेगा वाटर से और उसको सप्लाई कर देगा किसको? एटमॉस्फेयर को, ठीक. नाउ ऐसा करने के लिए इसको वर्क रिक्वायर्ड है, सो दैट विल बी W. और वही जो वर्क है वो हमको पूछा है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क नेसेसरी टू कन्वर्ट द वाटर बैक इनटू आइस. तो क्योंकि ये जो काम हमको करना है ना कि 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर को जो हमको -5 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है, ये काम अपने आप नहीं हो सकता. इस हीट को विड्रॉ करने के लिए मुझे लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट फ्लो करानी पड़ेगी, जो बिना किसी रेफ्रिजरेटर के पॉसिबल नहीं है. और रेफ्रिजरेटर को अगर रन कराना है तो मुझे उसको वर्क सप्लाई देना पड़ेगा एज पर दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमको पूछे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा. ओके, तो जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं हमको इस रेफ्रिजरेटर ने Q हीट एक्सट्रैक्ट करी, W अमाउंट ऑफ वर्क कंज्यूम किया और इसने कुछ हीट रिजेक्ट करी एटमॉस्फेयर में. सो एनर्जी बैलेंस से हम देख सकते हैं एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट. सो यहां पर एनर्जी जो जाएगी दैट विल बी Q प्लस W. Q प्लस W यहां पर जो हीट है वो जाएगी किसमें? एटमॉस्फेयर में. ओके, नाउ इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग. ओके, नाउ सिस्टम जो है हमारा वो हमने जो लास्ट टीएस डायग्राम देखा था, टीएस डायग्राम के करस्पॉन्डिंगली स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3 टू स्टेट नंबर 4. सो ये स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 4 तक जा रहा है, ठीक है. सो लेट अस से दिस विल बी S4 माइनस S1, ठीक है, दैट इज अवर del S सिस्टम, ठीक है, प्लस del S सराउंडिंग. अब सराउंडिंग में कितनी हीट ऐड हो रही है? देखिए हीट ऐड हो रही है Q प्लस W. सराउंडिंग जो है
दैट इज अवर एटमोस्फियर, वो एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, ठीक है। सो उसका हम जानते हैं चेंज इन एंट्रोपी होता है हीट एडेड और हीट रिजेक्टेड बाय दी TER अपॉन दी टेम्परेचर। Q बाई T होता है फॉर्मूला किसी भी TER के एंट्रोपी चेंज का। तो ये हो जाएगा Q, जो कि हीट इसमें ऐड हो रही है, दैट इज Q प्लस W, और जो टेम्परेचर है दैट इज T। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को मिल जाएगा डेल एस यूनिवर्स, ठीक है। सो डेल एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस Q प्लस W बाई T। नाउ जो डेल एस सिस्टम है दैट इज S4 माइनस S1, ये सेम रहेगा जैसा कि प्रीवियसली था। प्रीवियसली जो हमको मिल रहा था, ठीक, उस केस में हम लोग यहां पर जो हीट है वो ऐड कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हीट इसमें से विड्रॉ कर रहे हैं, तो जब हीट इससे विड्रॉ हो रही है उस केस में हीट ट्रांसफर इसका नेगेटिव होगा, और जो एटमॉस्फेयर है उसमें हीट ऐड हो रही है तो उसके लिए हीट ट्रांसफर पॉजिटिव होगा। सो ये इसका इनिशियल स्टेट हो जाएगा अब आपका 4 और फाइनल स्टेट हो जाएगा आपका 1। सो डेल एस सिस्टम विल बी S1 माइनस S4। ओके, डेल एस सिस्टम विल बी S1 माइनस S4। नाउ हम जानते हैं डेल एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होता है। डेल एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो भी प्रोसेस है दैट इज इरिवर्सिबल, ठीक है, दिस इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड डेल एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 होता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ओके, तो अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए हमको, तो जो प्रोसेस है दैट शुड बी रिवर्सिबल। फॉर मिनिमम वर्क जो प्रोसेस है, प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल। ओके, सो यहां हो जाएगा डेल एस यूनिवर्स इक्वल टू 0। ओके, सो डेल एस सिस्टम हम जानते हैं ये है आपका माइनस 1.5546 प्लस Q प्लस W बाई T, T है टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर दैट इज 293 इज इक्वल टू 0, ठीक है। Q दैट इज 427.505, तो इसको लिख देता हूं मैं माइनस 1.5546 प्लस 427.505 प्लस W अपॉन 293 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमको यहाँ पर वर्क, मिनिमम वर्क मिल जाएगा। सो W आ रहा है आपके पास 27.9928 किलो जूल। सो दिस इज द minimum amount of work required to convert the water back into ice. So आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंट्रोपी पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स। अगर आपको एंट्रोपी पे कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।